नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आइए ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे अग्निपथ पर हैं अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा देकर साफ संदेश दिया है कि अब लड़ाई लखनऊ से ही लड़ी जाएगी, दिल्ली से नहीं। और इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए, मजबूती देने के लिए लोकसभा नहीं विधानसभा बेहद जरूरी है, ये अखिलेश यादव समझ चुके हैं। और इसके पीछे अखिलेश की बड़ी सीटें और बड़ा वोट बैंक भी है, ये बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिसे अखिलेश दोबारा खोना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और 2017 में उन्होंने खूब मेहनत की, इसके बाद अब वो आगे बढ़ेंगे। लोकसभा पर उनकी नजर है, वो अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो उत्तर प्रदेश को मजबूत करना है। और 2017 में हार के बाद 2019 में वो लोकसभा में आकर उन्होंने अपनी ताकत गंवा दी, लेकिन इस बार वो लखनऊ में रहकर चुनौती देंगे। इस चुनौती का 2024 और 2027 में कितना असर होगा, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अखिलेश यादव की अब स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव में चुनौती उन्होंने बीजेपी को दी थी, उससे उन्होंने डटकर मुकाबला भी तो किया, सीट बढ़ी, वोट शेयर बढ़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। अब अगली रणनीति क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। है आदमी दो जगह के चुनाव जाता है तो एक ही जगह तो रह सकता, इसलिए लोगों की जो मंशा थी उसके अनुरूप योगी सरकार की हर गलत नीति के खिलाफ विपक्ष का जो धर्म है, राजधर्म, वो निभाएंगे। 75 सालों में 60 सालों तक उत्तर प्रदेश में राज किया हो, एक बेहतरीन प्रदेश को बीमारू प्रदेश बना दिया हो, वो आज इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के शासनकाल में बीमारू से बेहतरीन प्रदेश बना है उत्तर प्रदेश, और इस बात को वो लोग भी जानते हैं जो लोग कि इतने बेहतर और इतने बेहतरीन प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाने के गुनाहगार रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में जीतना है, उत्तर प्रदेश को मजबूत करना है, तो यहां रहना भी होगा। इसलिए उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देके अब करहल से वो जीते हैं और विधायक के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आगे की जो समाजवादी पार्टी की रणनीति है, कार्यकर्ताओं में जोश है, उनको मजबूत करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मेरे दो सहयोगी राजीव रंजन नोएडा से मौजूद हैं, शुभ तिवारी लखनऊ से मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्सपर्सन अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं, और सत्येंद्र यादव समाजवादी पार्टी लीडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव, सवाल यही है पहला कि अभी जो नतीजे आए उसके बाद से बीजेपी तो गदगद है, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने आगे की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, आगे की तैयारियों में वो लग गई हैं। अखिलेश यादव ने कल अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया, अब विधायक के तौर पर वहां पर अपनी पार्टी को, अपनी रणनीति को मजबूत करेंगे। मैं इसके राजनीतिक मायने समझने की कोशिश कर रही हूं आपसे, राजीव। देखिए विपनेश, पहली बात तो यह है कि आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा देने से पहले अखिलेश यादव आजमगढ़ गए थे और वहां की 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं और 10 विधायकों के साथ उनकी बैठक भी हुई थी, उनके पार्टी के बड़े नेता भी गए थे। इस मामले में जो बातचीत वहां पर हुई, तो जो मुझे पता चला है उसके हिसाब से उनके विधायकों की, उनके नेताओं की मिश्रित राय थी। बहुत लोग ये मानते थे कि चूंकि 2024 लोकसभा का चुनाव है और इसलिए अखिलेश यादव को लोकसभा में होना चाहिए, लेकिन जो लोग ये बात कह रहे थे उसके उलट जिन लोगों ने कहा कि 2000 विधानसभा में रह करके अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ज़्यादा समय दे सकते हैं, पार्टी में अखंडता और एकता जो बहुत ज़्यादा जरूरी है फिलहाल के वक्त में, वो भी रहेगी और इसलिए उनको उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए जिससे वो समय ज़्यादा दे सकें। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि 543 सदस्यीय लोकसभा में किसी महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समाजवादी पार्टी को 5 मिनट मिलेंगे और अगर अखिलेश यादव नेता विपक्ष बनते हैं तो योगी सरकार पर उनको हमला करने के लिए सदन के भीतर वक्त मिलेगा और मैसेज अच्छा जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि अखिलेश यादव इस चुनाव में बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी से एक तरफ हारे जरूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी का ग्राफ उन्होंने बढ़ाया है, मत प्रतिशत के आधार पर भी और सीटों के आधार पर भी। एक बात यह भी तय हो गई है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी है। तो अब बीजेपी से दो हाथ करने के लिए उत्तर प्रदेश में ही अखिलेश यादव ने रहना मुनासिब समझा है। और दूसरी वजह यह भी है
कि आजमगढ़ जो संसदीय सीट है वो बहुत सेफ सीट समाजवादी पार्टी के लिए है। आप देखिए 10 की 10 विधानसभा सीटें और आजमगढ़ की लोकसभा सीट तमाम समीकरणों के बावजूद समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हुई। सिर्फ यही नहीं है, आजम खान ने भी रामपुर की लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे राजनीति में कम मौके हैं कि आप सरकार में शामिल होने नहीं जा रहे हैं, लेकिन तब भी लोकसभा और विधानसभा में आपको एक सीट छोड़ने का विकल्प है और आप लोकसभा छोड़ रहे हैं। आजम खान ने भी लोकसभा सीट छोड़ी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों ने लोकसभा सीट छोड़ी है, तो इन सीटों पर 6 महीने के भीतर जब चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, क्या उन्हीं के परिवार के लोग होंगे। अपने परिवार के लोगों को लोकसभा में भेजने के लिए इन दोनों नेताओं ने विधानसभा में रहना उचित समझा है। क्या एक तर्क एक एंगल ये भी है क्या, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि किसको आजमगढ़ की लोकसभा सीट से टिकट मिलता है, किसको रामपुर की लोकसभा सीट से टिकट मिलता है। और दूसरी बात ये भी है कि अखिलेश यादव एक अगर आप उनकी पार्टी के नेताओं में देखिए तो समाजवादी पार्टी में जो सीनियर मोस्ट विधायक है, जो ज़्यादा बार जीते हुए हैं, रामपुर से तो 10वीं बार आजम खान जीते हैं। अगर अखिलेश यादव विधानसभा में नहीं जाते तो नेता प्रतिपक्ष का पद किसे देना चाहिए, ये उनके लिए बड़े सिरदर्द की बात होती, क्योंकि समाजवादी पार्टी में 5, 6, 7 बार जो जीते लोग हैं, शायद अखिलेश यादव उनको बनाने में उतना सहज महसूस नहीं करते। राम गोविंद चौधरी उनके बहुत करीबी थे, उन पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन इस चुनाव में जो नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन इस चुनाव में राम गोविंद चौधरी ही चुनाव हार गए। तो मुझे लगता है कि पार्टी को एक रखने के लिए, पार्टी को संगठित रखने के लिए, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा में रहने के लिए अखिलेश यादव ने यह फैसला किया है और उत्तर प्रदेश में ही उनको रहना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति उनको करना है। लखनऊ में ज्यादा वक्त देंगे, उत्तर प्रदेश में ज्यादा भ्रमण करेंगे तो उनकी पार्टी के लिए ज्यादा मुफीद होगा। यही सोच करके मुझे लगता है कि उन्होंने विधानसभा में रहने का फैसला किया है। विपनेश, ठीक है राजीव, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। अशोक तिवारी, बहुत अहम सवाल है। मैं कुछ ट्वीट्स पढ़ रही थी समाजवादी पार्टी नेताओं के, उसमें जूही सिंह का भी ट्वीट था। उन्होंने कहा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की हमें जरूरत है, विधानसभा में जरूरत है, ताकि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव एक अच्छे से नेतृत्व करते आए, मजबूती के साथ उन्होंने विपक्ष में रहकर भूमिका निभाई, तो उम्मीद अखिलेश यादव से यही की जा रही है। और साथ में आगे की रणनीति 24 के बाद आगे जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए तैयार हो रहे हैं अखिलेश यादव। मतलब एक तीर से कई निशाने इसके तहत। देखिए उपनेश, आपको याद होगा कि जब अखिलेश यादव करहल से विधानसभा का चुनाव जीते थे तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे जिसकी बनेगी, लेकिन अखिलेश यादव को दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। और उस समय सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की जा रही थी कि अखिलेश यादव लोकसभा में बने रहेंगे और जो मैनपुरी की करहल विधानसभा की सीट है वहां से वो इस्तीफा दे सकते हैं। इस बात की चर्चा बीते कई दिनों से की जा रही थी, लेकिन कल जब अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो राजनीतिक संदेश देने की कोशिश थी कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता को लगातार बनाए रखना चाहते हैं। यानी विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह का कैंपेन अखिलेश यादव की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है और उसके बाद जिस तरह उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है वो यही की गई है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जो सक्रियता है वो आने वाले दिनों में और बढ़ी हुई हम लोगों को देखने को मिल सकती है। दूसरी बात यह भी है कि अगर आप पिछले 2-3 चुनाव पर नजर डालिए, चाहे 2017 का विधानसभा का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव हो, या फिर ये अभी 2022 का विधानसभा का चुनाव जो हम लोगों ने देखा, इसमें अखिलेश यादव की तरफ से सत्ता हासिल करने के लिए तमाम तरह के प्रयोग देखे गए। कांग्रेस के साथ गठबंधन किया गया, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस बार भी अखिलेश यादव ने बीजेपी की रणनीति के तहत छोटे छोटे तमाम सारे दलों के साथ गठबंधन किया और यूपी की सत्ता हासिल करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जिस तरह के चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसके गठबंधन के पक्ष में आए, उसके बाद अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो उत्तर प्रदेश में कैसे बीजेपी के सामने सर्वाइव करते हैं। चूंकि लगातार कई चुनाव हारने के बाद न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है, बल्कि पार्टी के भीतर भी इस बात का चिंतन शुरू हो जाता है कि आखिर आप पार्टी को कैसे आगे रिवाइव किया जाएगा। यानी कि ये तो कहा जा सकता है कि विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव या उनकी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन आखिर उसे सत्ता कैसे हासिल होगी, कैसे उसकी सीटों की संख्या में इजाफा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं तमाम सारी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। और सबसे दिलचस्प विपनेश ये होगा कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई होगी तो कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने
विधानसभा चुनाव के दौरान जो एक ये कोशिश की गई थी कि बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की चुनावी लड़ाई जो देखी गई, यानी योगी बनाम अखिलेश यादव की जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में देखी गई, सदन के भीतर भी कम से कम कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी कि एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे तो उनके ठीक सामने अखिलेश यादव भी हो सकते हैं। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है अपनी पार्टी के वर्कर्स को, पार्टी के संगठन को, कि पार्टी आने वाले दिनों में किस तरह से अपनी पार्टी को रिवाइव करेगी, कैसे वो पार्टी के संगठन को मजबूत करेगी। उसी के लिहाज से फिलहाल इस तरह का बड़ा कदम उठाया गया है। और दूसरी बात यह भी है विपनेश कि जिस तरह से गठबंधन की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में देखी गई इस विधानसभा चुनाव में, यानी बड़े दलों के साथ गठबंधन न करके छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया गया, पार्टी को निचले स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की इजीली अवेलेबिलिटी होगी लखनऊ में, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल पाएंगे। इस बात की बहुत ज्यादा नाराजगी हम लोगों ने समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर देखी है कि अलग अलग जिलों से आने वाले पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं कर पाते थे। ये इस तरह की नाराजगी हम लोगों ने पार्टी दफ्तर के बाहर देखी है, पार्टी के भीतर देखी है। तो मुझे लगता है कि अब जब अखिलेश यादव विधानसभा के सदस्य होंगे, लखनऊ में उनकी उपलब्धता ज्यादा होगी, तो कम से कम वो अपने पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पाएंगे और आने वाले दिनों में जो भी चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं उसमें उनकी सक्रियता और उनकी भागीदारी और बढ़ चढ़कर देखने को मिलेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अशोक तिवारी, एक समझदार नेता का डिसीजन इसी तरीके का ही होना चाहिए। और कुछ राजनीतिक जो पंडित हैं वो इसको सही भी मान रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अकेले दम पर वोट शेयर भी बढ़ाया है, सीटें भी बढ़ाई हैं। तो सत्येंद्र यादव जी, आगे की तैयारी के लिए और बीजेपी से फिर से मुकाबला करने के लिए ये कदम अखिलेश यादव ने उठाया है कि जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर निकलता है, तो पहले उत्तर प्रदेश पर पकड़ मजबूत करनी है, उसके बाद दिल्ली की तरफ देखेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में आई, हम देख सकते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी किस तरह से क्रूर होती जा रही है। आप देखिए, ऐसा लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत शुरू हो गई हो। बुलडोजर जो हिंसा का प्रतीक है, जो माफियाओं पर काम चल रहा है और जनता में भय का वातावरण ज्यादा बना रहा है। सरकार, ऐसा लग रहा है जैसे आपके घर के बाहर अंग्रेज घूम रहे हो। तो सरकार हो चुकी है और सरकार को जनता पर अन्याय नहीं करने देने के लिए, जनता के साथ अत्याचार न हो, इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये निर्णय किया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो इससे उत्साहित हैं ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की वह जनता जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा छीने गए जनपद से आहत थी भारी संख्या में, वह जनता बहुत खुश है। और उस जनता के अंदर एक अजीबोगरीब उत्साह पैदा हुआ है कि सरकार को नकेल और सरकार को बेलगाम नहीं होने दिया जाएगा, चाहे सड़क पर और चाहे सदन में। हम माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस निर्णय का सब स्वागत कर रहे हैं और सभी इस बात के लिए निश्चिंत हैं कि अब लड़ाई, उत्तर प्रदेश की लड़ाई का हिसाब उत्तर प्रदेश में ही होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी कान खोलकर सुन ले। पूरी पार्टी में जो बेचैनी है इस वक्त, वो देखी जा सकती है कल तक भारतीय जनता पार्टी में। ये बड़ी बड़ी बातें तो करना आसान है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो झूठ की राजनीति हो रही है, इसको समाप्त करने के लिए समाजवादी पार्टी सड़क पर हमेशा नजर आएगी। नहीं, अब बीजेपी की बेचैनी की बात करें, मैं भी नहीं समझ पा रही हूं कि इससे बीजेपी को बेचैनी क्यों होगी। अनिला सिंह जी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप देखिए, इनके बयान देखिए, इनके ट्वीट देखिए, इनके स्टेटमेंट देखिए। मेरी सबको राम राम। और नेता समाजवादी पार्टी यादव जी, आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए, चुनाव खत्म हो चुके हैं और आप लोगों की हार हो चुकी है। अब आपके नेता ने, अखिलेश यादव जी ने, यानी यादव साहब ने अगर ये निर्णय किया है कि अब वो उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे और लोकसभा में दिल्ली नहीं जाएंगे, तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। वो उन्होंने जो भी अपनी पार्टी के अंदर विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया, ठीक ही लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते या भारतीय जनता पार्टी इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करती है, परंतु ये जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि ऐसा लगता है अंग्रेजी हुकूमत आ गई है, ये आ गई। साहब, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। वोट डालकर यहाँ की जनता चुनती है कि कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता में नहीं रहेगा। आप यहाँ पर बैठकर अपमान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता का, कि जो उन्होंने वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में वो लेकर आए हैं, उन्होंने बिल्कुल गलत किया हुआ है। आपने मूर्ख समझा हुआ है उत्तर प्रदेश की जनता को। क्या सारा ज्ञान जो है वो केवल और केवल यादव जी के पास रह गया है? बाकी तो सब ऐसे ही है। यहाँ पर आप लोगों की हार हुई है, इसको स्वीकारिए। और इस स्वीकार के साथ अगर आप काम करेंगे तो कुछ आप बदलाव ला सकते हैं। अखिलेश यादव जी का आप सोचते हैं कि बहुत बड़ी कुर्बानी करी उन्होंने। नहीं, इसमें ऐसा है, शांत बैठिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी।
मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मुझे मालूम है जब मैं बोलूंगी सत्य बोलूंगी और कड़वा लगेगा, क्योंकि सत्य जो है कड़वा होता है और वो पीना पड़ेगा आपको। बहुत बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। क्या कोई भी फौज जो है बिना जनरल की लड़ाई लड़ सकती है? ये समझ में नहीं आ रहा था उनको, और कैसे समझ में आए? थाली में परोस कर समाजवादी पार्टी उनको दे दी कि बेटा चलो अब मेरी पारी खत्म, अब अखिलेश यादव बेटा अब आप जो है समाजवादी पार्टी की कमान को संभालो, आपके बाद आपका बेटा संभालेगा, फिर उसका बेटा या बेटी संभालेगी। यही है ना समाजवादी पार्टी, परिवारवाद, वंशवाद, यही है ना। यहां पर उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवारवाद को लात मार के निकाल दिया है और उत्तर प्रदेश में वही सत्ता में रहेगा जो जनता का काम करेगा। तो ये मत दिखाइए कि अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ी कुर्बानी करी है, और इससे कुछ नहीं होता कि लोकसभा छोड़ रहे हैं कि विधानसभा में बैठ रहे। लेकिन अनिला सिंह ये भी देखिए, अखिलेश यादव अकेले दम पर 2017 के मुकाबले 2022 में मजबूत हुए हैं, उनका वोट शेयर बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। इसी के दम पर उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि बीजेपी को हराने का रास्ता तैयार हो रहा है आगे के लिए। शायद इसी इरादे के साथ उतर गए मैदान में। अब नहीं, बिल्कुल इरादा मजबूत करके रखे। हम तो कहते हैं अच्छे लोकतंत्र की पहचान यही होती है, विपनेश जी के सामने मजबूत विपक्ष हो, ठीक है ना, विपक्ष। और परंतु ये दिखाया जाए ओहो कितनी बड़ी कुर्बानी कर दी कि ये लोकसभा में नहीं बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे। पर बैठेंगे कितना, बैठेंगे कितनी बात उठाएंगे, या केवल और केवल बात करने के लिए यहां पर यह है कि चर्चा हो जाए कि भाई जो देखो मैं कितनी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं। क्षेत्रीय दल है, अपने क्षेत्र में तो मजबूती दिखाइए साहब। प्रधानमंत्री बनने के सपने बाद में देखिएगा, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो मायावती जी हो, देख लीजिए क्या हर्ष हो रहा है, चाहे अखिलेश जी हो, जिसको देखो अभी नए नए अरविंद केजरीवाल जी भी आगे, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जिस राज्य से आते हैं वहां की राजनीति संभलती नहीं है। ओके, मैं दोबारा आती हूँ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। देखिए पर काम तो करिए। ओके, मैं लूंगी इस पर जवाब लूंगी सत्येंद्र यादव जी से आगे। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अखिलेश यादव ने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी है, 24 और उसके बाद नजर आ रहा है 28, और आप देखिए उन्होंने अपना सांसद पद छोड़कर अब वो विधायक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, कार्यकर्ताओं में हौसला बढ़ाएंगे, वहां पर पार्टी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस आगे क्या करने वाली है? क्या सोच रही है अब कांग्रेस आगे? देखिए विपनेश, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बधाई लोकतंत्र की। हम लोग चुनाव हारे हैं। हमारे चुनाव में विधानसभा में वो स्थिति नहीं है जो श्री अखिलेश यादव जी की है। अखिलेश यादव जी ने लोकतंत्र की लड़ाई सदन के अंदर से लड़ने का निर्णय लिया है। वो उनका निजी निर्णय है और उसका स्वागत होना चाहिए, और उसमें परिवारवाद को लेकर के अननेसेसरी की टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परिवारवाद तो इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। 3 पीढ़ी के सांसद इस समय उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी स्वयं, उनके पिता महंत अवैधनाथ जी और उनके पिता महंत दिग्विजयनाथ जी। तो 3 पीढ़ी के जो लोग सांसद रहे, मुख्यमंत्री वो रहे, एक के तो तीसरी पीढ़ी वाले अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये परिवारवाद अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है तो इसका निषेध भी होना चाहिए, इसका विरोध भी होना चाहिए। अब अनिला जी कहेंगे नहीं वो उनके गुरु थे, तो आप जाकर के बायोडेटा में देख लीजिए और उसमें देख लीजिए, जब आप महंत और संत की परंपरा में जाते हैं तो पिता के स्थान पर गुरु का नाम होता है। तो पिता आदित्यनाथ जी के महंत अवैधनाथ जी और महंत अवैधनाथ जी के पिता दिग्विजयनाथ जी, 3 पीढ़ी के लोग जो हैं आज उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे हैं। तो परिवारवाद की भारतीय जनता पार्टी बात ना करे। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो हमें सदन का रास्ता में सिर्फ 2 हमारे एमएलए हैं, तो हम वो उसका काम करेंगे। लेकिन हां, सड़क पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रचनात्मक कार्यों का रचनात्मक विरोध करेगी, और अगर वो कोई गलत काम करेंगे तो उसके सहयोग की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ना करे। हम सड़क से लेकर के जितनी हमारी ताकत है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसी चीज का मुद्दा हो। पिछले 4 साल में अगर सड़क पर कोई दिखाई दिया तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस दिखाई दी। 18,000 कार्यकर्ता जेल गए। श्रीमती प्रियंका गांधी जी हर छोटी बड़ी घटना पर वहां पर मौजूद रही, जेल गई वो स्वयं, चाहे उम्भा में हो और चाहे लखीमपुर में हो। तो हम तो सड़क के लिए, जनता ने हमें चुना है, हम सड़क पर सत्ता का विरोध करेंगे, पूरी ताकत से विरोध करेंगे। उसके बाद भी सुरेंद्र जी बात कहां बनी? सड़क पर तो आप रहे, हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया, और इस बार मैंने देखा प्रियंका गांधी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी कहां बात बनी? यानी कि कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है जहां पर कांग्रेस को नए सिरे से सोचना होगा।
निश्चित तौर पर मैं इससे सहमत हूं आपकी विपनेश, बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि हम लोग आपसी तू मैं ही समय गुजार देते हैं। सही बात यह है कि हमने अपना काम पूरा किया, जनता को हमारा काम पसंद नहीं आया। हम जनता से दोबारा से जाएंगे, जो कमियां होंगी, संगठनात्मक कमियां हो, चाहे हमारी बात को पहुंचाने की कोई कमी हो, उन कमियों को दूर करने का नैतिक दायित्व तो हमारा है। हम जनता को गलत नहीं कह सकते। जनता में जनार्दन होता है और जनार्दन ने जो भी फैसला दिया वो सर झुका करके सर्वमान्य है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने के लिए निर्णय दिया है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को महंगाई बढ़ाने के लिए निर्णय नहीं दिया, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए निर्णय नहीं दिया, किसान को मारने के लिए निर्णय नहीं दिया। लेकिन अगर ये काम ऐसा करेंगे, कोई खराब कानून व्यवस्था करेंगे, तो हम लोग इनका पुरजोर विरोध करेंगे। नहीं, लोकतंत्र की मजबूती इस स्थिति में है कि सरकार भी मजबूत रहे और विपक्ष भी मजबूत रहे, पुरजोर तरीके से मुद्दों पर बात तो हो।